नमस्कार। द लीगल इंडियन केस एपिसोड में आप सारे लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक इंपॉर्टेंट मैटर के बारे में बात करेंगे और एक जजमेंट जो रिसेंटली अभी माननीय दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया है उस पर हम चर्चा करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट है, लॉ स्टूडेंट के लिए तो बहुत जरूरी है। आज के इस वीडियो खत्म होने तक हम कुछ ऐसी बातों को सीखेंगे जो आपको आजीवन काम आएगा। आज हम बात करेंगे ट्रांजिट रिमांड के बारे में। भैया, ये ट्रांजिट रिमांड क्या होता है? कई जगह ट्रांजिट बेल कहते हैं जी, ट्रांजिट बेल लगेगा या नहीं लगेगा? क्या मजिस्ट्रेट के पास पावर है ट्रांजिट बेल को एक्सेप्ट करने का या नहीं करने का? क्या हम ट्रांजिट बेल एप्लीकेशन लगा सकते हैं मजिस्ट्रेट के पास? रिमांड पे भेजने के पहले क्या चीजों को ध्यान में रखा जाना चाहिए मजिस्ट्रेट साहब के द्वारा? उन तमाम चीजों पे बात करेंगे और बहुत ही बेहतरीन मजा आ गया इसको पढ़ने के बाद। मैं कहते रहता हूँ कि लॉ स्टूडेंट को पढ़ना तो है ही। ये देखो कब का है, अभी रिसेंटली पास किया गया, 16/6 का है। आपको हर दिन पढ़ना पड़ेगा साहब, अदरवाइज कोई और प्रोफेशन ढूंढिए, लॉ में गुजारा नहीं है। तो खैर, इन तमाम चीजों का हम जिक्र करेंगे। ड्यूटी एमएम का मतलब क्या होता है, क्या होता है ड्यूटी एमएम, उसको भी समझेंगे, प्रैक्टिकल चीज समझेंगे कि कैसे काम होता है। मैं एग्जांपल भी दूंगा मेरे साथ किस तरीके से। कई बार मैं ड्यूटी एमएम के पास अपियर हुआ हूं, तो किस तरीके से काम करते हैं उसको भी मैं बताऊंगा, ताकि आप चीजों को सही तरीके से समझ पाए। खैर, बैकग्राउंड बनाने के लिए, माहौल बनाने के लिए थोड़ा सा मैं समझा देता हूं आपको कि पूरा स्टोरी क्या है, जिस्ट क्या है, ताकि हम लीगल प्रोविजंस को ध्यान में रखें, उसको पढ़ें जब हम सेक्शन 57 एंड 167 ऑफ द सीआरपीसी को टू द एक्सटेंट जितना की जरूरी है इस पर्टिकुलर चीज को समझने के लिए उतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा सेक्शन है। तो सबसे पहले कुछ ऐसा स्टोरी है कि साहब, ये एक पर्सन है, ये क्राइम किया कहाँ? मुंबई में। लेट सपोज मुंबई में किया, और मुंबई से भागता 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 कहाँ गया? दिल्ली। दिल्ली आ गया। कहाँ गया? अब ए कहाँ है? दिल्ली है। अब मुंबई पुलिस इसको ढूंढ रही थी, मुंबई पुलिस इसको ढूंढ रही थी। ढूंढते 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 पता लगा इसका लोकेशन तो दिल्ली आ रहा है जी, दिल्ली आ रहा है। तो क्या करा, यहाँ की मुंबई पुलिस सीधे सीधे यहाँ आ गई। मुंबई पुलिस क्या हो गई? आ गई दिल्ली। और दिल्ली में क्या किया, इसको अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट कर दिया, अरेस्ट कर दिया। अब क्या करना जी? अरेस्ट करते हैं तो बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं, उसको फॉलो करना होगा। अब चूंकि आपने दिल्ली में अरेस्ट किया है, तो दिल्ली में तो जुरिस्डिक्शन किसी और जज साहब का है, तो इनसे पूछ के ले जाना पड़ेगा। स्पेशली व्हेन, जब आपको पता है कि दिल्ली से मुंबई ले जाने में आपको 24 घंटे से ज्यादा का समय लग जाएगा। तो नॉर्मली क्या होता है कि दिल्ली के जुरिस्डिक्शन में जो भी मजिस्ट्रेट होंगे वहां से पुलिस क्या करती है, परमिशन लेती है, और उसी को बोलते हैं रिमांड। जो बात मैंने अभी बताई थी आपको, ट्रांजिट रिमांड। और ये मजिस्ट्रेट साहब ध्यान से समझते हैं चीजों को, जो रिकॉर्ड है उसको प्रयूज करते हैं, और उसके बाद ये डिसाइड करते हैं कि ए को वापस मुंबई भेजा जाए या उसी समय बेल पे छोड़ दिया जाए। और बोला जाए जी बेल पे छोड़ रहे हैं, पुलिस तुम्हें नहीं ले जाएगी, लेकिन जब पुलिस वहां तुम्हें बुलाएगी तो अपने से जाना और इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करना। सिंपल है। तो अब क्वेश्चन यहां पे यह है कि चूंकि दिल्ली में पकड़ा गया, तो दिल्ली वाले जज साहब के पास ले जाया गया ए को। दिल्ली वाले जो जज साहब थे वो ड्यूटी एमएम थे, मतलब वो संडे रहा होगा। संडे को सारे कोर्ट्स नॉर्मली फंक्शन नहीं करते, लेकिन एक कोर्ट ड्यूटी एमएम का लगा रहता है, 24 घंटा रहता है। कोई इमरजेंसी आ गया, कोई इशू आ गया, तो भाई वो डील करते हैं। इसीलिए उनको ड्यूटी एमएम कहा जाता है कि भाई जहां सब कोर्ट बंद है वहां पर वो काम करेंगे। ऐसा लॉ में कहा गया है, लेकिन एक्चुअल में काम करते हैं नहीं करते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं अभी कुछ देर में। तो अब क्या हुआ कि ये दिल्ली के मजिस्ट्रेट साहब के पास गया, ड्यूटी एमएम के पास। ड्यूटी एमएम ने रिमांड दे दिया पुलिस को, बोला ले जाओ जुरिस्डिक्शनल मजिस्ट्रेट के पास, मतलब कहाँ जहां हुआ है क्राइम उस एरिया का जो मजिस्ट्रेट साहब हैं उनके पास ले जाओ, और वहां पे क्या करो, वहां पे यदि बेल लगाना है इसे तो वहां पे बेल लगा दे। यदि सही लगेगा उनको तो छोड़ देंगे, नहीं लगेगा तो जेल में बंद कर देंगे। सिंपल है। अब क्या हुआ जी? अब एज पर लॉ ये है कि जब आप रिमांड पे भेजते हैं, जब आप ट्रांजिट रिमांड पे भेजते हैं, ये एमएम साहब के लिए है, यदि आप में से कोई जज साहब देख रहे हैं तो उसको समझिएगा, जरूरी है जजमेंट, आपको भी जानकारी होनी चाहिए इसकी, अदरवाइज आप गलती करेंगे। तो जब आप रिमांड पे भेजते हैं तो यह जरूरी है कि आप सारे रिकॉर्ड को ध्यान से देखिए कि पुलिस आपके पास क्या रिकॉर्ड लेकर के आई। यदि आप नहीं देखेंगे तो मतलब यह हुआ कि आप मैकेनिकली डील कर रहे हैं सिचुएशन, आप मैकेनिकल ऑर्डर पास कर रहे हैं, जो कि गलत है। मतलब आपके पास सारे रिकॉर्ड होने चाहिए, सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए। उसके बाद यदि आपको लगता है कि नहीं इसको ट्रांजिट देना जरूरी है, रिमांड पे ले जाओ पुलिस, तब आप दीजिए। लेकिन ऐसे सिर्फ देख करके हाँ जी आया है, अच्छा दिल्ली में पकड़ा गया, अच्छा ठीक है ले जाओ इसको वहां,
ऐसे नहीं चलेगा, एग्जीक्यूटिव वाला काम यहाँ नहीं होने वाला साहब। और यदि करेंगे ऐसा तो यहाँ हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। और ऐसा ही कुछ हुआ, और एक ड्यूटी एमएम साहब ने साकेत कोर्ट दिल्ली रिसेंटली मैकेनिकली काम करके क्या किया, बोला ले जाओ मुंबई या जहां भी, जो भी, मैं तो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन आपको दे रहा हूं, ट्रांजिट रिमांड पे भेज दिया। वकील साहब अड़ियल थे, बोले अच्छा ऐसे कर दिए, कोई बात नहीं। वो पहुंच गए हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट। वो कहां पहुंच गए, दिल्ली हाई कोर्ट। और दिल्ली हाई कोर्ट में हैवियस कॉर्पस का रिट फाइल कर दिया। हैवियस कॉर्पस बहुत ही संक्षेप में मैं आपको बताऊं, एक रिट है, 5 तरीके के रिट होते हैं, उसमें से एक रिट है जिसमें यह कहा जाता है कि यदि आपका कोई इलीगल अरेस्ट हुआ है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हैं। और यहां पे दिल्ली हाई कोर्ट में जाने के बाद इन्होंने कहा कि माय लॉर्ड, ये हैवियस कॉर्पस का केस है, और जो डिटेंशन है, जो अरेस्ट किया गया है मुंबई पुलिस के द्वारा, और जो रिमांड पे भेजा गया है ड्यूटी एमएम के द्वारा, दैट रिमांड ऑर्डर इज नॉट गुड इन लॉ, एंड देयरफॉर दैट पार्टिकुलर रिमांड ऑर्डर पास बाय लर्नेड ड्यूटी एमएम साकेत कोर्ट शुड बी सेट असाइड, या फिर उसको क्वाश कर दीजिए। नाउ द क्वेश्चन बिफोर द हाई कोर्ट वाज, फर्स्ट क्वेश्चन वाज वेदर द ड्यूटी एमएम वाज जस्टिफाइड इन पासिंग द ऑर्डर without perusing the record, and the second question was that whether writ of habeas corpus in the present case is maintainable before the court or not. दो क्वेश्चन। अब क्या होता है कि अपने फेवर में जो वकील साहब वो कहते हैं कि जी ऐसा है कि ये तो महाराष्ट्र का केस है, तो जो केस डायरी पुलिस के द्वारा लाया गया वो तो मराठी में था, और वो दिया गया मजिस्ट्रेट साहब के पास वाइल पासिंग द रिमांड ऑर्डर। तो जज साहब ने, एमएम ने उसे देखा नहीं, और देखा भी तो समझ में नहीं आया होगा, मराठी में था ना, तो वो मैकेनिकली पास कर दिए। एंड देयरफॉर दिस ऑर्डर इज नॉट गुड इन लॉ, दिस रिमांड ऑर्डर इज नॉट गुड इन लॉ। और यदि नहीं है तो हैबियस कॉर्पस मेंटेनेबल है, आप डायरेक्ट कीजिए मुंबई पुलिस को, ला करके यहाँ जो अरेस्ट किया गया ए को, यहाँ पे ए है तो ए को ला करके यहाँ पे दे। तो ये समस्या खड़ा हो गया। अब माननीय कोर्ट ने इसे ध्यान से केस को समझा, और उसके बाद ये डिसाइड किया कि रिमांड ऑर्डर जो पास किया गया था लर्नेड एमएम के द्वारा वो गलत था, इसलिए क्योंकि उनकी ड्यूटी होती है कि सारे रिकॉर्ड को ध्यान से समझेंगे और उसके बाद उसको वे करके डिसाइड करेंगे। जब मराठी में लाके दिया गया, उनको समझ में नहीं आ गया, तो कैसे पास कर दिया ऑर्डर? क्या कोई ट्रांसलेटर को बुलाया गया? कैसे पास कर दिया? और यदि पास कर दिया तो क्या वो ऑर्डर सही है? कोर्ट ने माना कि नहीं, वो ऑर्डर गलत है। तो आज हम रिमांड के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें 2 सेक्शंस इन्वॉल्व है, उसको हम बहुत ब्रीफली समझते हैं। एक तो सेक्शन है 57 और दूसरा है 167। इसी में यहाँ पे 2-2 मिनट में क्या है 157, क्या है 57 का मतलब क्या है? देखिए, बड़ा हिंदी मतलब बहुत आसान है, आप पढ़िए इसको। पर्सन अरेस्टेड नॉट टू बी डिटेन्ड मोर देन 24 आवर्स। यदि किसी पर्सन का अरेस्ट हुआ है तो वो 24 घंटे से ज्यादा उसका डिटेंशन नहीं होगा। इंग्लिश में लिखा है, वही मैं पढ़ के सुनाता हूं, जिसका हिंदी मैंने आपको बताया। नो पुलिस ऑफिसर शैल, मैंडेटरी क्लॉज है, मन मर्जी नहीं चलेगी, मैंडेटरी है। No police officer shall detain in custody a person arrested without warrant for a longer period than under all circumstances of the case is reasonable, and such periods shall not, in the absence of special order of the magistrate under section 167, exceed 24 hours. मतलब पहला ये आप समझिए कि भैया 24 आवर्स से ज्यादा क्या होगा, आप नहीं रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। दूसरा जो हमारे पास सेक्शन है वो आता है 167, जिसमें ये कहता है कि यदि 24 घंटे से ज्यादा का जरूरत है। अरे हर इन्वेस्टिगेशन 24 घंटे में थोड़ी ना कंप्लीट हो जाएगा जी, नहीं होगा। तो यदि ऐसा है, पुलिस को यदि ऐसा लग रहा है कि 24 घंटे से ज्यादा का समय चाहिए, तो क्या करेंगे? ऐसे टुकुर टुकुर देखेंगे थोड़ी ना, कोई ना कोई प्रोसीजर होगा, तो प्रोसीजर तो फॉलो करेंगे। तो वो प्रोसीजर आता है 167 ऑफ द सीआरपीसी। बड़ा आसान है, बड़ा लंबा है, इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, हम सारे एस्पेक्ट को कवर नहीं करेंगे, हमारे लिए जो रेलिवेंट है हम उसी को करेंगे। तो 167 जब पढ़ेंगे तो आप ध्यान से पढ़िए, क्या कहता है? कहता है प्रोसीजर व्हेन इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड इन 24 आवर्स। 57 कहता है कि 24 घंटे में कंप्लीट कर लो, और यदि नहीं होता कंप्लीट तो 57 में लिखा है कि एज पर 167 आप काम करेंगे। 167 में हम आ गए, वो कहता है कि जी प्रोसीजर जब 24 घंटे के अंदर नहीं कंप्लीट हुआ तो क्या वो प्रोसीजर है जिसको पुलिस को फॉलो करना है। बड़ा सिंपल है, आसान है, इसमें क्या डिफिकल्टी, आराम से समझ में आएगा, एक बार में आएगा। तो कहता है कि whenever any person is arrested and detained in custody and it appears that the investigation cannot be completed within a period of 24 hours as fixed by the section 57 of the CRPC, ऐसा लगता है appears,
कि 24 घंटे में नहीं होगा, बड़ा क्राइम है, टाइम लगेगा। तो क्या करना है? एंड देयर आर ग्राउंड्स फॉर बिलीविंग दैट द एक्यूजेशन और इंफॉर्मेशन इज वेल फाउंडेड, द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन और द पुलिस ऑफिसर मेकिंग द इन्वेस्टिगेशन, इफ ही इज नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, शैल फिर से मैंडेटरी है, मतलब मनमर्जी नहीं चलेगी। पुलिस के विम्स एंड फैंसीज पे काम नहीं चलेगा। प्रोसीजर लैब से यदि वो नहीं करेगा तो उनको प्रॉब्लम हो जाएगा। क्या कहता है यहां पे? शैल फोर्थविथ यथाशीघ्र ट्रांसमिट टू द नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट अ कॉपी ऑफ द एंट्रीज इन द डायरीज हियर इन आफ्टर प्रिस्क्राइब रिलेटिंग टू द केस। तो यदि लग रहा है कि 24 घंटे में नहीं होगा, जैसे यहां दिल्ली में पकड़ा, उनको लगा कि 24 घंटे में नहीं होगा, तो क्या कर दिए? नियरेस्ट मजिस्ट्रेट, यहां पे लिखा हुआ तो है नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट। मुंबई में जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास ले जाना जरूरी नहीं है, लॉ ये नहीं कहता है। लॉ कहता है कि नियरेस्ट, जो सबसे नजदीकी माननीय जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, या दिल्ली में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कहते हैं, बात बराबर है। तो उनके पास आप क्या करेंगे? ले जाएंगे। तो पुलिस तो बड़ा अच्छा काम किया कि दिल्ली में पकड़ा, दिल्ली के एमएम साहब को ले गया। अब क्या होता है? अब क्या होता है? सिर्फ ले ही नहीं जाएंगे, ले जाने के बाद कॉपी ऑफ द एंट्रीज ऑफ द डायरी हियर इन आफ्टर प्रिस्क्राइब रिलेटिंग टू द केस, वो भी आप जज साहब को देंगे। क्या केस है, कहाँ एफआईआर है, क्या क्या आपने काम किया है, केस डायरी क्या है, क्या क्या इन्वेस्टिगेशन आपने अभी तक किया है, कब ये भागा, मतलब तमाम चीजों को आप जज साहब के पास देंगे। और ये भी दिया, पुलिस ने ये काम भी किया, लेकिन दिक्कत ये था वकील साहब पकड़ लिए बस। वकील आसान बात बनना थोड़ी ना है, एक एक चीज का ध्यान रखते, कहां पे पकड़ा, सारा कुछ है, प्रोसीजर के अकॉर्डिंग है। बस ये है कि वो मराठी में दिया था, इन्वेस्टिगेशन मराठी में होता है, मुंबई वालों का मराठी में दिया, जज साहब को पता ही नहीं था मराठी, उन्होंने ट्रांसलेटर को नहीं मंगाया। वही चीज वकील साहब पकड़ के हाई कोर्ट पहुंच गए और हैबेस कॉर्पस लगा। तो फिर क्या कहता है? प्रिस्क्राइब रिलेटिंग टू द केस एंड शैल एट द सेम टाइम फॉरवर्ड द एक्यूज टू सच मजिस्ट्रेट, मतलब कौन सा मजिस्ट्रेट? नियरेस्ट मजिस्ट्रेट। अब उसके बाद दूसरा वाला भी पढ़ना जरूरी है। द मजिस्ट्रेट का क्या काम है? द मजिस्ट्रेट टू whom an accused person is forwarded under this section may, whether he has or has not the jurisdiction to try the case। क्लियर कर दिया कि आपका जुरिस्डिक्शन रहे ना रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप मजिस्ट्रेट हैं, आपके पास एक अरेस्टेड पर्सन को लाया गया है, तो आपकी जिम्मेदारी क्या है? ये नहीं देखना कि मेरा जुरिस्डिक्शन बन रहा है या नहीं बन रहा है। आपका क्या काम है वो आगे बताता है। From time to time, authorize the detention of the accused in such custody as such magistrate thinks fit for a term not exceeding 15 days in the whole, and if he has no jurisdiction to try the case or commit it for trial and consider further detention unnecessary, he may order the accused to be forwarded to magistrate having such jurisdiction। इसको बोलते हैं jurisdictional magistrate के पास फॉरवर्ड कर देंगे, मेरा जो है आप वहां ले जाकर के इनको करा दीजिए। ट्रांजिट रिमांड इसी को बोलते हैं। अब क्वेश्चन यहां पे है कि ट्रांजिट रिमांड को डील करते हुए यदि कोई बेल का एप्लीकेशन लगा दिया, तो क्या ड्यूटी मजिस्ट्रेट, वैसा मजिस्ट्रेट जिसके पास जुरिस्डिक्शन ही नहीं है इसको डील करने का, क्या वो कंपिटेंट है उस बेल एप्लीकेशन को डिसाइड करने के लिए? आंसर इज बिग बिग यस, यस कर सकते हैं। मैंने अपने एक केस में, जेएनके का केस था, कोई बंदा आ गया था, मेडिकल स्टूडेंट था, एमबीबीएस कर रहा था, किसी लड़की से प्यार करता था, लड़की आ गई थी दिल्ली, दिल्ली में दोनों मिले, चाय वाय पिया, कॉफी पिया, आइसक्रीम खाया, 2-4-10 दिन रहे, मौज किए, और उसके बाद वो लड़का कहीं पढ़ता था बाहर, बाहर मतलब साउथ में किसी मेडिकल कॉलेज में वो जा रहा था, तो लड़की छोड़ने के लिए गई, कहाँ पे? एयरपोर्ट। दोनों को एयरपोर्ट से उठा लिया भाई, दोनों को उठा लिया एयरपोर्ट से। जेएनके पुलिस यहां पे आकर के ट्रांजिट रिमांड के लिए नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास ले गए, हमने अपोज किया। लड़की जी 18 साल से ऊपर की, 26 साल की है, लड़का 23 साल का है, लड़की ज्यादा बड़ी है, प्यार मोहब्बत करते हैं, अपनी मर्जी से आए हैं, भागे नहीं है, लड़के को जेएनके जाने नहीं देंगे। रिमांड एक्सेप्ट नहीं किया गया, उनको बेल यहीं से मिल गया। अदरवाइज क्या डिफिकल्टी होता, उसको जेएनके ले जाता। और दिक्कत इसमें यह भी था कि हिंदू मुस्लिम वाली बात थी, लड़का हिंदू था, लड़की मुस्लिम, वहां पे क्या होता नहीं होता भगवान जाने, जाने ही नहीं दिया, कैसे ले चले जाओगे? मजाक चल रहा है? लॉ है, लॉ को जानोगे तभी ना, नहीं नहीं तो कैसे होगा? बट एनीवे चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मजिस्ट्रेट साहब का फंक्शन तो आपको पता चल गया, सेक्शंस पता चल गए, अब आते हैं, कहानी भी आपको पता चल गया, अब आते हैं हैबियस कॉर्पस वाले डिसीजन पे। जब ऐसा हो गया, एमएम ने ट्रांजिट कर दिया उसे कि ले जाओ वहां, तो ये वकील साहब पहुंच गए हाईकोर्ट और लगा दिया हैबियस कॉर्पस। क्वेश्चन आपके पास पता है कि हैबियस कॉर्पस मेंटेनेबल है या नहीं है? आप केस का नाम यहां देख सकते हैं और केस का नंबर यहां देख सकते हैं, यदि मर्जी है तो निकाल लीजिएगा ऑर्डर और पढ़ दीजिएगा। ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस जसमीत सिंह, बेहतरीन जज, मजा आ जाता है आर्गुमेंट करके इनके पास, और ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस विकास महाजन। क्या है भाई, अब आपको समझ में आ जाएगा ऑर्डर पढ़ेंगे तो, अदरवाइज वैसे समझ में नहीं आता। दिस इज अ पिटीशन अंडर द रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस सीकिंग डायरेक्शन to the respondent number 3 and 4 to produce the petitioner before this honorable court
एंड ऑल्सो टू सेट असाइड द इम्प्यून्ड ऑर्डर डेटेड 15/6/2023 पास बाय लर्नर ड्यूटी मजिस्ट्रेट साउथ ईस्ट दिल्ली साकेत कोर्ट। वकील साहब का यही कहना है कि भाई ट्रांजिट रिमांड का ऑर्डर यदि गलत है तो हैबियस कॉर्पस लगेगा, क्योंकि तब अरेस्ट भी गलत है, तब इलीगल अरेस्ट है, इलीगल डिटेंशन है, तो हैबियस कॉर्पस बिल्कुल है लगेगा, और लगेगा तो हम हाईकोर्ट जाएंगे। फिर क्या है, इट इज स्टेटेड बाय मिस्टर मोंगिया लर्नड काउंसिल फॉर द पिटिशनर दैट इन द प्रेजेंट केस द ड्यूटी मजिस्ट्रेट should have seen the case diary CD and thereafter opined whether a case of transit remand has been made out। इनका कहना वकील साहब का कि कायदे से एमएम साहब को क्या करना था, सारे केस डायरी को देखना था। He further states that the duty magistrate could not have seen the case diary as it was in Marathi language। मराठी लैंग्वेज में था जी, तो वैसे भी वो क्या था वो तो समझ ही नहीं पाए, वैसे ऑर्डर पास कर दिया। देयरफॉर दिस ऑर्डर पास बाय ऑनरेबल लर्नड एमएम। वैसे लर्नड और ऑनरेबल कहाँ कहाँ यूज होता है इस बात को समझिए, दोनों एक साथ नहीं होता यूज, मैंने गलत किया। नॉर्मली जो प्रैक्टिस है, जो निचली अदालत के जजेज हैं उनके नाम के पहले लर्नड जज लगते हैं, और जब हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस का संबोधन करते हैं तो वहां पे हम ऑनरेबल जज या ऑनरेबल कोर्ट लगाते हैं। और यदि हम एमएम की बात कर रहे हैं या सेशन जज की बात कर रहे हैं, सीएमएम की बात कर रहे हैं, तो वहां पे क्या होता है, लर्नड वर्ड यूज करते हैं। दिल्ली में प्रैक्टिस है, कोई जरूरी नहीं है कि आपके यहाँ भी हो, आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, लर्नड एमएम के द्वारा जो ऑर्डर पास किया वो गलत है, as it was the Marathi language and states that the order of transit remand is illegal and hence the petition under habeas corpus, और इसीलिए habeas corpus petition फाइल किया गया। दूसरी तरफ जो वकील साहब होंगे स्टेट के, वो भी तो होंगे, तो स्टेट वाले जो वकील साहब थे वो क्या किए, उनका काम ही अपोज करना। उनका काम क्या है, उनका काम है अपोज करना, तो अपोज कर रहे हैं। वो क्या बोल रहे हैं जी, वो बोल रहे हैं कि जी प्रेजेंट पिटीशन इज मिसकंसीव्ड, मतलब पिटीशन बेकार है, इसको खारिज कर दीजिए। ठीक किया एमएम साहब ने, बिल्कुल सही किया, उसको भेज ही देना चाहिए था, ऐसा दूसरा पार्टी बोल रहे हैं। द पिटिशनर इज इन कस्टडी परसुएंट टू द ऑर्डर ऑफ द कंसर्न कोर्ट एट इतना, और जैसे ही ऑर्डर पास किए पिटिशनर को पकड़ लिया और ले गया, एंड हेंस दिस हिज कस्टडी इज नॉट इलीगल। ही फर्दर स्टेट्स दैट द ड्यूटी मजिस्ट्रेट हैज ड्यूली अप्लाइड हिज माइंड। तो स्टेट के जो डिफेंड कर रहे हैं एमएम साहब को, वो कह रहे हैं कि द ड्यूटी एमएम हैज अप्लाइड हिज जुडिशियल माइंड, और जुडिशियल माइंड अप्लाई करने के बाद ही ऑर्डर पास किया, सो देयर इज नो इन्फर्मिटी इन द सेड ऑर्डर, and thereafter held that the IO will take the accused before the jurisdictional magistrate। मैंने बताया था jurisdictional magistrate मतलब जहां पे क्राइम हुआ है मुंबई वाला, वहां पे मतलब ठीक किया। wherein his bail application would be adjudicated upon merits। तो ये क्या किया था, यहाँ पे जब ट्रांजिट रिमांड की बात हो रही थी वहीं पे बेल एप्लीकेशन लगा दिया था 437 ऑफ द सीआरपीसी कि जी मुझे बेल पे रिहा कर दीजिए। जज साहब ने कहा कि जाइए आप मुंबई वाले जज साहब के पास, आप लगा दीजिए बेल, वो डिसाइड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये इसी को चैलेंज उन्होंने कर दिया। मिस्टर भंडारी लर्नर सो एंड सो स्टेट्स दैट द पिटिशन इन द प्रेजेंट कोर्ट इज नॉट मेंटेनेबल। और यहाँ पे दूसरे वाले वकील साहब जो एमएम साहब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि नहीं, हैबियस कॉर्पस इन दिस केस इज नॉट मेंटेनेबल, क्योंकि यहाँ पे बढ़िया से ऑर्डर पास किया गया है, दिमाग लगा के ऑर्डर पास किया है, जुडिशियल माइंड यूज करके पास किया है, तो ये मेंटेनेबल ही नहीं है। ही फर्दर स्टेट्स दैट, यहाँ पे छूट गया, फर्दर होगा, FURTHER होगा, हाँ। फर्दर स्टेट्स दैट द ड्यूटी मजिस्ट्रेट हैज अप्लाइड हिज माइंड एंड देयरआफ्टर पास द ट्रांजिट रिमांड ऑर्डर। तो भाई अपोज तो करना है। अब जो पिटिशनर के वकील साहब हैं वो किसी जजमेंट को रेफर करते हैं, उस जजमेंट में क्या है वो हम बाद में डील करेंगे। Mr. Mungia learned counsel for the petitioner also relies upon the judgment of Gautam Navlakha versus National Investigating Agency so and so, इसका citation है। अब दोनों का आर्गुमेंट सुन लिया गया। अब माननीय जज साहब कहते हैं, we have heard learned counsel for the parties। अब अपना व्यू देते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। अब perusal of the order updated 15/6/2023, मतलब जो एमएम साहब ने पास किया, shows that application filed by the petitioner under 437 CRPC was not considered by the duty magistrate and the duty magistrate granted transit remand। जब यहाँ पे ट्रांजिट रिमांड को हेयर करते समय पिटिशनर ने बेल एप्लीकेशन लगाया, तो एमएम साहब को उस बेल एप्लीकेशन को एडजुडिकेट करना था ऑन मेरिट। आप ऐसे नजरअंदाज करके, यू आर नॉट एन एग्जीक्यूटिव, आप ऐसे नहीं भेज सकते, काम से बच नहीं सकते। जब बेल एप्लीकेशन लगाया, नहीं लगाता तो बात अलग है, जब लगाया है तो उसको डिसाइड करते, वही जैसा बोल रहे हैं। वी आर ऑफ द व्यू that the duty magistrate has the power to decide the application under section 437 CRPC। तो जुरिसडिक्शन से फर्क नहीं पड़ता। ये कोई जरूरी नहीं है कि हम बेल एप्लीकेशन वहीं पे लगाएंगे जहां पे क्राइम हुआ है मुंबई वाले कोर्ट में, नहीं, जहां पे मेरा ट्रांजिट रिमांड डिसाइड हो रहा है, उस पे बहस हो रहा है, हम वहां भी एप्लीकेशन लगा सकते हैं। और यदि एप्लीकेशन हम बेल का लगाते हैं तो दैट पार्टिकुलर ड्यूटी एमएम और रेगुलर एमएम और एनी जुडिशियल मजिस्ट्रेट as the case may be has power to decide that bail application on merit। ये पावर है एज पर लॉ। पर ये एमएम साहब ने सोचा होगा कि यार छोड़ना जाएगा, वहां कौन काम करेगा, ऐसे ही होता। वी फाइंड सपोर्ट फ्रॉम द जजमेंट ऑफ गौतम नलखा वर्सेस नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। क्या है जी,
इसमें है कि व्हेन अ पर्सन अरेस्टेड इन अ नॉन बेलेबल ऑफेंस is in custody subject to restrictions contained therein, a court other than the high court or the court of session before whom he is brought inter alia can release him on bail under section 437 of the CRPC। मतलब पावर तो यहां से डिराइव हो गया, जो पिटिशनर के वकील साहब वो सही साइटेशन को यहां पे लगाया है कि पावर तो है इसमें, और पावर यदि है तो डिसाइड क्यों नहीं किया। नाउ द क्वेश्चन इज क्यों नहीं किया, पावर तो है। अरे कोर्ट चलेगा प्रेसिडेंट से, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जो बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया डिसीजन है, तो भैया भैया क्यों नहीं फॉलो करेंगे आप, क्यों नहीं करेंगे आप, बिल्कुल करना पड़ेगा, यू आर बाउंड टू फॉलो, है ना, सबको लॉ से चलना होता है, नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। और यहाँ पे दिखा दिया कि जी इस पार्टिकुलर केस में माननीय एपेक्स कोर्ट ने डिसाइड किया है कि ड्यूटी एमएम के पास ये पावर है इस बेल एप्लीकेशन को सुनने का, मेरिट पे डिसाइड करने का, तो फिर क्यों नहीं किया। फिर से आगे बात की जाती है, इन द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन स्पेशल इन्वेस्टिगेशन सेल वर्सेस सो एंड सो वी मे नोटिस द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या है जी, इसको ध्यान से समझिए, इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले क्या पढ़ाया, 167 पढ़ाया, वो 57 पढ़ाया, ट्रांजिट बेल क्या होता है वो पढ़ा दिया, ताकि क्लैरिटी रहे, समझ में आ जाए, दिक्कत ना हो। इस जजमेंट में क्या कहा गया, कहा कि नाउ कमिंग टू द ऑब्जेक्ट एंड स्कोप ऑफ 167 इट इज वेल सेटल्ड दैट इट इज सप्लीमेंट्री टू सेक्शन 57। इट इज क्लियर फ्रॉम सेक्शन 57 दैट the investigation should be completed in the first instance within 24 hours। 57 सीआरपीसी पढ़ने के बाद तो यही लगता है कि भाई इन्वेस्टिगेशन 24 घंटे में खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन यदि नहीं हुआ, इफ नॉट द अरेस्टेड पर्सन शुड बी ब्रॉट by the police before a magistrate as provided under section 167। The law does not authorize a police officer to detain an arrested person for more than 24 hours exclusive of the time necessary for the journey from the place of arrest to the magistrate court। यहां से चीजें क्लियर हो गई। Subsection 1 of the 167 covers all this procedure and also lays down that the police officer while forwarding the accused to the nearest magistrate should also transmit copy of the entries in the diaries relating to the case। मैंने पढ़ के बताया था, अभी समझाया था। The entries in the diary are meant to afford the magistrate the necessary information upon which he can take the decision whether the accused should be detained in custody further or not। तो ये इसीलिए केस डायरी को दिया जाता है। अब केस डायरी दूसरे लैंग्वेज में था, आप समझे ही नहीं तो कैसे कर दिया जी। It may be noted that even at this stage the magistrate can release him on bail। पावर तो है यहाँ, if an application is made and if he is satisfied that there are no grounds to remand him to custody, but if he is satisfied that the further remand is necessary then he should act as provided under section। यदि उनको लगता है रीजनिंग के साथ सारा रिकॉर्ड को प्रोड्यूस करने के बाद इनको भेजो, ट्रांसमिट, इसको ट्रांजिट करो, तो अलग बात है, लेकिन इनके पास पावर है, डिसाइड कर सकते हैं। और जब एप्लीकेशन लगा है तो इनको बिल्कुल ऑन मेरिट डिसाइड करना चाहिए। Thus ordinarily when the court considers a request for remand there would be an application for bail। इसीलिए एप्लीकेशन ऑफ बेल लगा दिया था यहीं पे दिल्ली में ही। इट इज फॉर द, मतलब दिल्ली में लगा दिया, मतलब दिल्ली में छोड़ दो, हम अपने से जाकर के ज्वाइन कर लेंगे, पुलिस पकड़ के ना ले जाए। इट इज फॉर द ग्रांट, इट इज फॉर द कोर्ट टू ग्रांट बेल फेलिंग विच एन ऑर्डर ऑफ द रिमांड वुड फॉलो। हेंस we set aside the impugned order dated 15/6/2023 passed by the learned duty MM South is so and so and direct that the application under section 437 CRPC filed by the petitioner should be heard and decided on merit। इन्होंने अपना काम नहीं करने के लिए सेक्शन 437 ऑफ सीआरपीसी में जो बेल एप्लीकेशन लगाया गया था उसको डिसाइड नहीं किया और कहा कि मुंबई ले जाइए, वहां पे डिसाइड करवा लेना। तो यहाँ पे माननीय हाईकोर्ट का ये मानना है कि ये इस तरीके का ऑर्डर एक मैकेनिकल ऑर्डर है और जज को तो ऐसा बिल्कुल कतई नहीं करना चाहिए, क्योंकि जज लॉ से चलता है और लॉ सेक्शन 57 एंड सेक्शन 167 ऑफ द सीआरपीसी क्लियरली कहता है कि आपके पास पावर है, आपको रिकॉर्ड देखना है और बेल को डिसाइड कर सकते हैं। रेड विथ दी जजमेंट्स, जो कि यहाँ पे लर्नड एडवोकेट ऑफ द पिटिशनर्स ने यहाँ पे लगाए हैं। फिर क्या होता है, अब एक चीज तो क्लियर हो गया जी कि जो रिमांड ऑर्डर पास किया गया था एमएम साहब के द्वारा वो ठीक नहीं है, गलत है, उसको सेट असाइड कर दिया जाता है। तो अब दूसरा क्वेश्चन क्या बचा, यदि वो सेट असाइड हो गया तो मतलब जो हैवियस कॉर्पस हाईकोर्ट में लगा है दैट इज मेंटेनेबल, और यदि ये मेंटेनेबल है तो उस बंदे को जो मुंबई ले गए हो ना उसको उठा के ले आओ, यहाँ मेरे कोर्ट में लेके आओ, ब्रिंग द बॉडी टू द कोर्ट। हैवियस कॉर्पस का मतलब ये होता है। कितना इंटरेस्टिंग है लॉ, लॉ पढ़ने के लिए इंटरेस्ट होना चाहिए आपको लॉ में, अदरवाइज बहुत बड़ा बोझ है भाई, हर दिन सैकड़ों जजमेंट पास हो जाएंगे, समझ में नहीं आएगा क्या करोगे, है ना। तो क्या कहता है, एज फार एज द मेंटेनेबिलिटी ऑफ द रिट ऑफ हेवियस कॉर्पस इज कंसर्न्ड वी फाइंड सपोर्ट इन पैराग्राफ 71 ऑफ द जजमेंट गौतम नलक्खा वर्सेस नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। क्या है 71 जी, जरा पढ़ते हैं क्या बोलता है। कहता है कि इफ द रिमांड इज अब्सोल्युटली इलीगल, यदि रिमांड ऑर्डर यदि इलीगल है और द रिमांड इज एफ्लिक्टेड विद द वाइड ऑफ लैक ऑफ जुरिसडिक्शन, a habeas corpus petition would indeed lie
मेंटेनेबल है। इक्वली, इफ एन ऑर्डर और रिमांड इज पास इन एन अब्सोल्युटली मैकेनिकल मैनर विदाउट परयूजिंग द रिकॉर्ड, विदाउट गोइंग थ्रू द केस डायरी, एज पर द प्रोविजंस ऑफ लॉ दैट इज 167 ऑफ द सीआरपीसी, तो क्या होगा? वो ऑर्डर ठीक नहीं। तो कहता है द पर्सन अफेक्टेड कैन सीक द रेमेडी ऑफ हैवियस कॉर्पस, बारिंग सच सिचुएशन हैवियस कॉर्पस पिटिशन विल नॉट। तो ये जो केस ऑफ द पिटिशनर जो है यहाँ पे क्लियरली फॉल करता है इस एम्बिट में, एंड देयरफॉर हैवियस कॉर्पस लाई करेगा। सिंस द ऑर्डर और रिमांड हैज बीन सेट असाइड, वी आर ऑफ द व्यू दैट द हैवियस कॉर्पस पिटिशन लाइज बिफोर दिस कोर्ट, द ऑर्डर डेटेड सो एंड सो हियर बाय सेट असाइड विद द डायरेक्शन टू द ड्यूटी मजिस्ट्रेट, हाई कोर्ट डायरेक्ट कर रहा है ड्यूटी मजिस्ट्रेट to consider and decide the application moved by the petitioner under section 437 CRPC within 2 days from receiving this order. The petitioner disposed of the concerned IO from the so and so police station present and has been apprised of the order to communicate this order to the jail superintendent. बुला के लाओ, जेल से बाहर लेके आओ, ब्रिंग द बॉडी टू द कोर्ट, 2 दिन में डिसाइड करो, उसके बाद करो। तो साहब ऐसा है, जज साहब का नाम है यहाँ पे। तो इस कहानी से हमें 2-3 चीज सीखने को मिलती है कि सीआरपीसी बहुत बड़ा तोप नहीं है। बड़ा टेंशन होता है लोगों को, यंग एडवोकेट्स को, भाई समझ में नहीं आता, प्रोसीजरल है, डिफिकल्ट है, टिपिकल है, बट यदि आपका इंटरेस्ट है तो मजा आएगा। इंटरेस्ट होना चाहिए बस। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, और शायद मैंने तो ऐसे केसेस देखे हैं, अपने खुद ही किया है, तो मैं रिलेट कर सकता हूँ इस ऑर्डर को कि कितना इंपॉर्टेंट ऑर्डर है। कहीं भी ट्रांजिट बेल और ट्रांजिट रिमांड वाली बात आएगी तो ये जो ऑर्डर है ना, ये ड्यूटी एमएम को या नॉर्मल एमएम को मजबूर कर देगा आपके बेल एप्लीकेशन को सुनने के लिए, और यदि नहीं सुनते हैं तो अगले दिन हाईकोर्ट में हैबियस कॉर्पस लगा दो। एमएम से लड़ना नहीं है, जज से लड़ाई नहीं करते, उनको कन्विंस करते। लेकिन कई सारे ऐसे जज होते हैं सिर्फ ड्यूटी एमएम नाम, मतलब ड्यूटी ही करना, ड्यूटी पास, टाइम पास करना। मैंने देखा है कई बार, हम संडे को ड्यूटी में कुछ अर्जेंसी आ गई, मैटर में गए, काम ही नहीं करना चाहते, काम नहीं करना चाहते, तो हम कहते हैं जी ऑर्डर पास कीजिए, मैं हाईकोर्ट में जाऊंगा। मजबूर करना पड़ता है कई बार। हालांकि ऐसे कम जज हैं दिल्ली में खास करके, मुझे बाहर का नहीं पता, लेकिन यदि ऐसा मैकेनिकल ऑर्डर पास करते हैं तो द एडवोकेट इज ड्यूटी बाउंड टू रिमाइंड देम दैट यू आर नॉट एन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, यू आर नॉट एन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी की जिंदगी चली जाएगी, पकड़ के मारेगा पुलिस वाला, आपको लग रहा है 24 घंटे, आपको लग रहा है अगले दिन हम रेगुलर कोर्ट में भेजते हैं, अगले दिन तो मार के कचूम्बर निकाल देगा। आप जज हैं, बड़ा दिल है आपका, जस्टिस करने के लिए आए हैं, तो जस्टिस तो करना पड़ेगा। और नहीं करेंगे तो वकील तो जानते ही हैं, रिक्वेस्ट करेंगे आपसे, प्रार्थना करेंगे, प्रेयर करेंगे, हुजूर बोलेंगे, है ना, बोलते हैं, दिल्ली में नहीं बाहर में, यहाँ भी बोलते हैं। और नहीं करेंगे तो हाईकोर्ट ज्यादा दूर थोड़ी ना है, आधा घंटा लगेगा, रात में पिटीशन बुला के सुबह लिस्ट हो गया, आपका रिकॉर्ड खराब होगा। तो यहाँ जो जजेज हैं वो एडवोकेट से भी सीखते हैं, हम लोग भी जज से सीखते हैं, और इस तरीके से इसीलिए बार और बेंच का एक ऐसा रिश्ता है जो आप कुछ भी कर दें वो टूट नहीं सकता। वो एक दूसरे पे मतलब कभी चित कभी पट ये होता है। आपने कभी किसी व्यक्ति को जज से आर्गुमेंट करते देखा है? इकलौता ओनली क्लास ऑफ पर्सन एडवोकेट, आर्गुमेंट हीटेड आर्गुमेंट हो जाएगा, उनके बात से एग्री नहीं करेंगे। कई बार बहुत अलग सिचुएशन क्रिएट हो जाता है, बट स्टिल वी हैव अटमोस्ट रिस्पेक्ट फॉर द कोर्ट, अटमोस्ट रिस्पेक्ट। ये तो चलता रहता है। खैर, अब मुझे ये बताइए कि ये वीडियो समझ में आया है? ऐसा तो नहीं कुछ था कि एकदम बिल्कुल पता ही नहीं चला जी क्या हो गया, ऐसा कुछ था क्या? कुछ ऐसा था तो बताइए, वो भी बताइए। और यदि आपको सब कुछ समझ में आया है तो आप क्या कीजिए, यूट्यूब पे एक चैनल है द लीगल इंडियन, यदि आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो यूट्यूब वाला ये चैनल को फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो एक इंस्टाग्राम आईडी है ADV मतलब एडवोकेट.VKZ मतलब विवेक कुमार गौरव, जो कि मेरा पूरा नाम है। तो इस आईडी को आप क्या करेंगे, फॉलो कर देंगे, ताकि रीसेंट अपडेट्स आपके पास समय पे मिलता रहे। चलिए फिर से मिलते हैं किसी और टॉपिक में, तब तक के लिए आप क्या कीजिए, इंजॉय कीजिए और मुझे भी करने दीजिए। बाय बाय, गुड नाइट।